सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां एक गलत कदम और लाखों जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं। ये है न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की दुनिया। और इसके ठीक बीच में है भारत, जो अपने दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच संयम और शक्ति का एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। 2 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा भी न्यूक्लियर युद्ध छिड़ गया तो सिर्फ पहले हफ्ते में कितनी जानें जा सकती हैं। 2 करोड़ लोग, ये वो भयानक हकीकत है जो भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के हर फैसले के पीछे खड़ी है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब आपके पड़ोसी अप्रत्याशित हों और दांव पर पूरी इंसानियत लगी हो, तो कोई देश शांति बनाए कैसे रखता है, अपनी रक्षा कैसे करता है? आइए समझते हैं कि इसी मुश्किल सवाल ने भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी को कैसे जन्म दिया। तो आखिर भारत को न्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे दशकों का जियोपॉलिटिकल प्रेशर और कुछ कड़वे सबक छिपे हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। 1962 में चीन से युद्ध में मिली हार ने भारत को अपनी सुरक्षा की हकीकत से रूबरू कराया। इसी का नतीजा था 1974 का पहला शांतिपूर्ण न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन असली गेम चेंजर था 1998, जब भारत ने दुनिया के सामने खुद को एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। और फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद जब पाकिस्तान से न्यूक्लियर धमकियां आने लगी, तब ये साफ हो गया कि अब एक लिखी हुई क्लियर कट पॉलिसी की सख्त जरूरत है। और इसी जरूरत का नतीजा थी 2003 में आई भारत की ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये एक तरह से न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जवाब था, एक ऐसी पॉलिसी जिसकी बुनियाद जिम्मेदारी और संयम पर रखी गई थी। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पिलर है नो फर्स्ट यूज यानी NFU। मतलब बहुत सिंपल है, भारत कभी भी किसी भी हालत में न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत नहीं करेगा। हमला तभी होगा जब हम पर हमला हो। ये सिर्फ एक नैतिक स्टैंड नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी भी है। दूसरा पिलर है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम हथियारों की रेस लगा रहे हैं, नहीं। इसका मतलब है कि हमारे पास बस इतने हथियार होने चाहिए कि कोई भी दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। मकसद ताकत दिखाना नहीं, मकसद है जंग को होने से रोकना। तो मोटे तौर पर 2003 की इस पॉलिसी में क्या क्या है, चलिए फटाफट देखते हैं। नंबर 1, नो फर्स्ट यूज। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने की तो हमारा जवाबी हमला इतना भयानक होगा कि दुश्मन को अनएक्सेप्टेबल डैमेज हो। और हाँ, ये फैसला आर्मी नहीं बल्कि देश की सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप लेगी। एक और बात, जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने केमिकल या बायोलॉजिकल हमला किया तो फिर ये ऑप्शन खुला है। अच्छा, पॉलिसी तो कागज पर बन गई, लेकिन इसे असलियत में कैसे लाया जाए? इसका जवाब है भारत का न्यूक्लियर ट्रायड। मतलब जमीन, हवा और समंदर, तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की काबिलियत। इसका मकसद सीधा है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यानी अगर दुश्मन पहले हमला करके हमारे कुछ हथियार तबाह भी कर दे, तब भी हमारे पास जवाबी हमले के लिए कुछ न कुछ बचा रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। यहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी हैं अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये मोबाइल है, इन्हें कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए इन्हें ढूंढकर खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और अग्नि 5 जैसी मिसाइलें तो पूरे चीन को अपनी रेंज में रखते हैं। अब आते हैं हवा में। हवा में हमारे पास हैं रफाल और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स। ये सिर्फ डॉग फाइट्स के लिए नहीं है, ये न्यूक्लियर बम लेकर दुश्मन के इलाके में बहुत सटीकता से गिरा सकते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी को एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और आखिर में ट्रायड का तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, समंदर। सोचिए, समंदर की गहराइयों में छिपी एक न्यूक्लियर सबमरीन, उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सबसे बड़ी गारंटी है। INS अरिहंत के साथ भारत ने इस क्लब में एंट्री तो कर ली है, लेकिन INS अरिघात जैसी नई सबमरीन्स में जो देरी हो रही है, वो बताती है कि ये वाला पैर अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, 2003 में बनी ये पॉलिसी एक अलग दुनिया, एक अलग समय के लिए थी। आज 20-22 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और भारत की ये संयम वाली पॉलिसी अब जबरदस्त प्रेशर में है। जरा इस बदलाव को समझिए। 2003 में लड़ाइयां पारंपरिक थीं, धीमी थीं। आज
आज हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, जो आपको सोचने का भी वक्त नहीं देती। तब भारत एक रीजनल पावर था, आज एक ग्लोबल पावर है, जिसकी जिम्मेदारियां भी ग्लोबल हैं। तो क्या पुरानी सोच आज काम करेगी? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये आंकड़े भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश करते हैं। चीन, जिसके पास हमसे लगभग 3 गुना ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, और वो इसे और तेजी से बढ़ा रहा है। उनका टारगेट है 2030 तक 1000 वॉरहेड्स का। पाकिस्तान भी लगातार अपना जखीरा बढ़ा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत का मिनिमम डिटरेंस वाला सिद्धांत अब भी क्रेडिबल यानी विश्वसनीय बचा है? और बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बात नीयत की भी है। चीन, जो पूरी दुनिया में कहता फिरता है कि उसकी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, उसने अक्टूबर 2024 में साफ कह दिया कि ये वादा भारत पर लागू नहीं होता। मतलब ये तो भारत की पूरी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की नींव पर सीधा हमला है। और पाकिस्तान की तरफ से तो धमकियां और भी खुली और सीधी हैं। तो सोचिए, जब आपके दोनों न्यूक्लियर पड़ोसी उस रूल को ही मानने से इनकार कर दें जिस पर आपकी पूरी स्ट्रैटेजी टिकी है, तो क्या आपका संयम, आपकी जिम्मेदारी एक कमजोरी बन जाती है? लेकिन रुकिए, एटम की कहानी सिर्फ विनाश और हथियारों की नहीं है। इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो विकास की बात करता है, रोशनी की बात करता है, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, भारत के लिए असली ताकत सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है। असली ताकत है इकोनॉमिक ग्रोथ, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। और इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, और वो भी साफ और भरोसेमंद। यहीं पर न्यूक्लियर पावर की अहमियत सामने आती है। ये नंबर्स भारत के एम्बिशन की कहानी कहते हैं। आज हम करीब 8000 मेगावाट पर हैं। 2032 तक इसे लगभग 3 गुना 22,000 मेगावाट तक ले जाने का प्लान है। और विजन 2047 यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर टारगेट है 1 लाख मेगावाट का। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने और हमारी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं, एक ही टेक्नोलॉजी, एटम। क्या ये भारत के लिए विकास का इंजन है या फिर उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा? एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। तो आखिर में सवाल यही है, नए खतरों के इस दौर में क्या भारत की 22 साल पुरानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक जिम्मेदार ताकत की निशानी है या एक खतरनाक जुआ है? क्या ये संयम दिखाना समझदारी है या एक ऐसी दुनिया में खुद को जानबूझकर कमजोर करना जो पुराने नियमों से नहीं खेलती? इसी सवाल का जवाब आने वाले वक्त में भारत का भविष्य तय करेगा।